Hello, I'm Mitali Tidlawala, your biology teacher, and welcome to my channel Fearless Studies. Okay, so as we have completed how male gametes and female gametes are formed, today we are just discussing about the pollination because with the help of pollination, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पोलिनेशन के थ्रू ट्रांसफ़र होने के बाद वो सिग्मा पे जाते हैं एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. सो वंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म इट इज़ नेसेसरी टू बी फ्यूज्ड बिकॉज फ्यूजन होगा तभी जाके फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होगा तभी उसकी एंड प्रोडक्ट जो होती है फ्रूट्स और सीड्स वो हमें मिल पाएगा. ओके, सो हियर वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम इज़ बोथ ऑफ डेम मतलब मेल गैमेट्स से या फीमेल गैमेट्स से बोथ आर नॉन मोटाइल. एज यू नो इन ह्यूमन बींग देर आर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. फीमेल गैमेट इज एग विच इज़ नॉन मोटाइल एंड इज प्रेजेंट इन द फीमेल सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. बट जो स्पर्म होता है जो मेल ऑर्गन्स में फॉर्म होता है तो वो जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है तो उसकी मोटिलिटी की वजह से फ्यूजन पॉसिबल हो सकता है. बट हियर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स both are non-motile in nature so that it is hard to fertilize with each other. और अगर उसका फर्टिलाइजेशन करवाना है then it is necessary कि पोलिनेशन हो सके क्योंकि पोलिनेशन दैट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल. ओके, नाउ पोलिनेशन जनरल वे में आपको क्या है पता चल गया और पोलिनेशन क्यों होना ज़रूरी है क्योंकि दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल है. नाउ वन थिंग इज़ हाउ मेनी टाइप ऑफ पोलिनेशंस आर देयर एंड ऑन विच बेसिस पोलिनेशंस आर क्लासिफाइड. सो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलिनेशन, सोर्स मतलब ऐसा नहीं कि एक का एंथर में से मिला है तो फिर एक पोलन ग्रेन्स कहीं और से मिलेगा. नॉट लाइक दैट. सोर्स दैट मीन्स कि वो एक ही प्लांट के एक फ्लावर में से मिला है या एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में से मिला है या दो अलग प्लांट है. अकॉर्डिंग टू दैट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. फर्स्ट वन इज ऑटोगेमी. ओके, ऑटो मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एक ही जगह से कहीं पे होगा. ऑटो मतलब अपने आप से होता है, ठीक है ना. सो ऑटोगेमी दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर जनरली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर. यू नो बाइसेक्सुअल फ्लावर दैट मीन्स उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोथ आर देयर. So transfer of pollen grains to the sigma of same flower will takes place. जनरली नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं और उसमें एक्सपोज होते हैं स्टिग्मा और ओवरी. और अगर एक्सपोज हो गए तो एक्सपोज हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि वो ही फ्लावर का पोलन ग्रेन्स उसके स्टिग्मा पे आके लगे. मे बी वो ही प्लांट के कोई दूसरे फ्लावर्स का भी तो पोलन ग्रेन्स आके उसके ऊपर लग सकता है. सो इट इज़ कम्प्लीटली ऑटोगेमी इज़ रेयर. कंप्लीट ऑटोगेमी डेट मीन्स 100% कि एक ही फ्लावर है एक ही फ्लावर के स्टिग्मा पे वो ही फ्लावर का पोलन ग्रेन आए ऐसा बहुत रेयर होता है. ओके, now there are some factors that affect the autogamy. One factor is synchrony between the pollen release and receptivity of sigma. Okay, pollen grain release मतलब समझ लो कि आज पोलन ग्रेन रिलीज़ हो रहा है और कल जाके स्टिग्मा की रिसेप्टिव हो रहा है. सो इट विल नॉट वर्क. अगर पोलन का रिलीज़ होने का टाइम और स्टिग्मा का उसको रिसीव करने का टाइम सेम होगा तभी जाके ऑटोकेमी पॉसिबल है. एंड सेकंड वन इज़ प्रॉक्सिमिटी ऑफ स्टेमन एंड स्टिग्मा. अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, ठीक है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है तो वो इजीली ऑटोगेमी कर सकते हैं. बट अगर प्रॉक्सिमिटी लाइक समझ लो कि किसी में स्टिग्मा जो है वो हाइटेड है और स्टेमन जो है वो थोड़े उससे लोअर पोर्शन में है तो एट दैट टाइम प्रॉक्सिमिटी है बट वो प्रॉक्सिमिटी ऑटोगेमी के लिए पॉसिबल नहीं है. तो हियर टू फैक्टर्स सिंक्रोनी बिटवीन पोलन रिलीज एंड रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा एंड प्रॉक्सिमिटी बिटवीन देम आर नेसेसरी. नाउ here are some example like viola, oxalis and camelina. They have two types of flower. First one is the casmocamus flower. Casmocamus that means normal flower which are open. और अगर open है तो open होने से मैंने क्या बोला, open है तो वहाँ पे complete autogamy rare है. But in second
क्लेस्टोगैमस फ्लावर, क्लेस्टोगैमस फ्लावर मतलब वो ओपन नहीं होते, डू नॉट ओपन एट ऑल। और अगर वो ओपन नहीं है, क्लोज फ्लावर है, तो उसमें बाहर से तो कोई पोलन ग्रेन आ नहीं सकता, तो उसका ही पोलन ग्रेन से उसी के ही स्टिग्मा पे पोलन का जर्मिनेशन होगा। तो एट दैट टाइम सेल्फ पोलिनेशन यू कैन सी बिकॉज ऑफ क्लोज proximity of stigma and ovary. Okay, now here you can see, first one is chasmogamous flower which are open, second one is cleistogamous flower which are underground and closed, and here after autogamy the cleistogamous flowers how seed will form you can see here. Okay, now next. Okay, the second type of pollination, that is the gaintonogamy. Okay, gaintonogamy, that means transfer of plant, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स। गेंटोनोगैमी मतलब एक ही प्लांट है बट एक ही प्लांट पे दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। सी हियर, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ another flower of same plants. Okay, now here you can see क्रॉस पोलिनेशन, लाइक अगर एक ही प्लांट है तो एक ही प्लांट में जेनेटिक वेरिएबिलिटी यू कैन सी। अगर मैं एक इंसान हूँ, एक ह्यूमन हूँ, तो क्या मेरे हाथ में जो जीन है उससे मेरे पाँव के जीन अलग तो नहीं हो सकते। सेम वे कि अगर एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स है तो उसमें सारे के सारे में जेनेटिक मटेरियल सेम रहेगा। तो जेनेटिकली देखा जाए तो गेंटेनोगेमी ऑटोगेमी से है जेनेटिकली। ओके, बट अगर फंक्शनली देखा जाए, फंक्शनली मतलब वो दो अलग अलग फ्लावर्स में से आए, तो एट दैट टाइम वी कैन से फंक्शनली दे आर क्रॉस पोलिनेटिंग। ओके, बट जेनेटिकली देखा जाए तो दे आर सिमिलर टू ऑटोगेमी। एंड फॉर गेंटेनोगेमी, ओके, गेंटेनोगेमी मतलब एक फ्लावर से एंथर को उठा के, मतलब पोलन ग्रेन्स को उठा के उसको दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाना है, तो उसके लिए इट रिक्वायर्स पोलिनेटिंग एजेंट। ओके, एंड द लास्ट वन इज जेनोगेमी। जेनोगेमी क्या होता है कि दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग प्लांट के अलग फ्लावर के बीच में, डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफ़र होगा। और इन दिस कंडीशन जेनोगेमी इज़ अ ट्रू क्रॉस पोलिनेशन। वो फंक्शनली भी क्रॉस पोलिनेटिंग करेगा और जेनेटिकली भी क्रॉस पोलिनेशन करेगा। ओके, सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। नाउ द नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। एजेंट्स डिस्कस करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कोई तो मीन चाहिए होगा। ओके, मीडिएटर्स चाहिए होगा, तो वो मीडिएटर्स हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। सो एजेंट्स आर एक्सटर्नल फैक्टर्स, either may be biotic or abiotic. Biotic that means living, and abiotic that means non-living. So biotic are insects, not only insects, like some birds, animals also are included in biotic factor. And the second one is abiotic. एबायोटिक दैट मीन्स समझ लो कि हवा है, पानी है, उसके साथ भी ट्रांसफ़र हो सकता है। दैट इज़ 2 मेन टाइप ऑफ एजेंट ऑफ पोलिनेशन। ओके, नाउ मेनली जो पोलिनेशन होगा वो बायोटिकली होगा और बहुत रेयर केस में एबायोटिक होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि बाय चांस जो पोलिनेशन होगा ना वो एबायोटिकली होता है। एबायोटिकली मेनली अगर पानी से हमने पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर दिया फिर भी वो स्टिग्मा पे जाके स्टिक होगा या नहीं, वो बाय चांस होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, देखो, एबायोटिकली पोलन ग्रेन्स आर कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा बाय चांस। ओके, लार्ज नंबर ऑफ पोलन। नाउ टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग। ओके, ह्यूमन बींग में एग एक होता है और उसको मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, बट उसके सामने इन वन इजैक्यूलेशन, एक ही इजैक्यूलेशन में जो सीमेन रिलीज़ होता है वही सीमेन में मिलियंस ऑफ स्पर्म्स रहते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स। ओके, क्यों मिलियंस ऑफ रहते हैं? क्योंकि उन लोगों के बीच में कंपटीशन होगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट होने के भी चांसेस है। ओके, तो उसमें से कोई एक भी सक्सेस हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। सेम कंडीशन है कि यहाँ पे जो ओव्यूल है उसको तो एक ही जगह पे रहना है, उसका लॉस होना इतना मायने, वो लॉस नहीं हो सकता। बट अगर पोलन्स को एक जगह से निकल के उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होना है और उसमें चांस है कि बीच में कहीं कहीं वो लॉस भी हो सकता है, तो वो लॉस को कंपेंसेट करने के लिए दे प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर।
Okay, so here first we are discussing pollination by abiotic factor. Okay, so first one is pollination by wind. Wind के द्वारा pollination होना is the most common part. Okay, और अगर wind से कुछ चीज़ को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना है तो it must be light in weight. अगर heavy होगा तो वो इतना दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा, तो it is necessary that pollen grains are light in nature and second one is non sticky. अगर sticky होगा तो resistant आएगा, इसीलिए it has to be non sticky and light in nature and stamens are well exposed. अगर stamen well exposed नहीं होंगे तो wind का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो it has to be well exposed. ओके, ये तो बात हो गई stamen की, बट साथ साथ में स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए, लार्ज एंड फिडरी, लाइक नेट जैसा. अगर नेट है और नेट के अंदर से कुछ पास हो रहा है तो वो उसको ट्रैप कर लेगा. सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, लार्ज और फेडरी स्टिग्मा की वजह से पोलन ग्रेन्स जो है वो इजीली ट्रैप हो जाएंगे. Okay, there are some also some adaptations to complete this pollination by wind, and that is numerous flower packed into an inflorescence, single ovules in each ovary. that means बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं ना वो एक ही इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होके, इसकी वजह से क्या होगा कि अगर बहुत सारे पोलन्स उड़ के आ भी रहे हैं तो वो चलो सारे के सारे फ्लावर्स में नहीं जाएगा, बट सारे फ्लावर्स में से किसी एक फ्लावर्स में तो जाएगा. एक फ्लावर्स की जो ओवरी में ओव्यूल्स है उसको तो फर्टिलाइज करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, पोलिनेशन की जो प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी है, इट विल इंक्रीज. ओके, सेकेंड इज पोलिनेशन बाय वाटर एंड विच इज़ वेरी रेयर. विंड के साथ जो पोलिनेशन हो रहा है विच इज़ वेरी कॉमन एंड द पोलिनेशन बाय वाटर इज़ रेयर. मैं बात कर रही हूँ एबायोटिक, मैं ऐसा नहीं बोल रही, सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन होगा वो बायोटिकली ही होगा. बट अगर एबायोटिक में बात करें तो एबायोटिक में दो हमने लिए हैं, एक विंड है और एक वाटर है. तो विंड से इजीली हो सकता है बट वाटर से इतना इजीली नहीं हो सकता. उसमें एग्जांपल दिए हैं मोनोकोटिलेडन्स, उसके बाद सम लोअर प्लांट्स है, वो है आल्गी, ब्रेयोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. उसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स जो है वो वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है. यहाँ पे एक चीज़ है कि वाटर से अगर विंड की बात करें तो विंड जो है वो लॉन्ग ट्रैवलिंग डिस्टेंस कवर कर सकता है, बट अगर जब वाटर से पोलिनेशन होना है तो उस टाइम पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो लिमिटेड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नीड ऑफ वाटर टू ट्रांसपोर्ट मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जैसे कि फ्रेश वाटर प्लांट्स है वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला एंड मराइन सी ग्रासेस है जिस्टेरा. अभी यहाँ पे देखो एक फिगर है वेलिस्नेरिया की. वेलिस्नेरिया में क्या होता है कि वो लॉन्ग स्टैम्प्स बनाते हैं और इसकी वजह से उसके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं. सरफेस के ऊपर नहीं बोल सकते बट एटलीस्ट सरफेस तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उसका फीमेल पोर्शन पहुंच गया. ये देखो फीमेल गैमेट्स पहुंच गया और जो मेल गैमेट्स है वो उसकी सरफेस पे रिलीज़ होता है. तो इसकी वजह से क्या होगा, ये भी सरफेस पे है, ये भी मेल गैमेट्स भी सरफेस पे है, तो उसकी वजह से दोनों की कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है. और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कौन करता है, बाय वाटर करंट्स, याद रखना ये. ओके, नाउ नेक्स्ट. ओके, one example is seagrasses. In seagrasses, female flowers are submerged in water. Male gametes होते हैं वो लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं. लॉन्ग और रिबन लाइक होने की वजह से क्या कि उसका शेप ऐसा हो जाएगा कि वो इजीली फ्लो करके फीमेल गैमेट्स तक पहुंच पाएगा. तो वो रिलीज़ कहाँ पे होता है, वाटर में, एंड कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर. याद रखना, जब वेलिसिनेरिया की बात थी तो वो वाटर सरफेस पे था और वहाँ पे ट्रांसफ़र किससे हो रहा था, वाटर करंट से. यहाँ पे सी ग्रासेस है, सी ग्रासेस में फ्लावर्स जो है वो वाटर के अंदर है, इनसाइड द वाटर, और मेल गैमेट्स भी कहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं, वाटर के अंदर. ओके, तो यहाँ पे उसका ट्रांसफ़र पैसिवली हो रहा है इनसाइड द वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ म्यूसिलीजेनियस कवरिंग. म्यूसिलीजेनियस कवरिंग क्यों नेसेसरी है, क्योंकि वो जो है मेल गैमेट्स जो है, मेल गैमेट्स को वेट होने से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इट इज़ रिक्वायर्ड दैट म्यूसिलीजेनियस कवरिंग इज दैट. Now next example is water hyacinths and
water hyacinths and water lily in which flower emerged above the level of water। ना तो वो वाटर के सरफेस पे है, ना तो वो वाटर के अंदर है, भले ही वो वाटर हाइसिंथ्स और वाटर लिली है, बट उनका जो फ्लावर है वो वाटर की सरफेस के ऊपर है। तो वहाँ पे वाटर जो है वो कोई भी इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकता। वहाँ पे पोलिनेशन सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट की वजह से हो सकता है या तो फिर विंड की वजह से हो सकता है। वाटर इज़ नॉट playing important role in this kind of pollination। Okay, here water and wind pollinated flower are not so colorful and not producing nectar। अगर इंसेक्ट्स की बात होती तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे पेटल्स को कलरिंग होना ज़रूरी है या फिर नेक्टर प्रोड्यूस करना होना ज़रूरी है। बट वाटर एंड विंड आर एबायोटिक। ओके, और एबायोटिक है तो उनको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो नेचुरली हो सकता है। तो इसीलिए जो भी वाटर और विंड पोलिनेटेड फ्लावर है वो कलरफुल नहीं होते और वो नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, पोलिनेशन बाय एनिमल्स, दैट मीन्स बायोटिकली। बायोटिक फैक्टर की वजह से पोलिनेशन हो रहा है ना, एंड दिस आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। यहाँ पे एग्जांपल दिए है बीज विच इज़ मोस्ट डोमिनेटिंग, देन बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बैटल wasps and moth birds। birds में भी specifically sunbirds and hummingbirds and bats etc। some larger animals like primates, lemur, arboreal, tree dwelling rodents, it is tree dwelling rodents, or even reptiles, gecko lizard and garden lizard, they are also involved in pollinations। Okay, the next one is animal pollinated flower adapt for a particular species of animal। मतलब ये सेंटेंस का मतलब क्या है, दैट कोई भी एक सिंगल फ्लावर स्पीसीज है ना, तो वो स्पेसिफिकली वही एनिमल से अट्रैक्ट होता है, उनका अडेप्टेशन होता है। लाइक अगर एक एग्जांपल लेते कि बीज है, बीज सिर्फ और सिर्फ रोज़ में से पोलिनेशन कर सकता है, ठीक है ना। तो वो बीज और रोज़ का रिलेशनशिप ऐसा होगा कि उसकी वजह से वहाँ पे पोलिनेशन इजीली हो सकता है। जबकि बीज की जगह अगर वहाँ पे हमिंग बर्ड आना स्टार्ट कर देगा तो हमिंग बर्ड से उतना अच्छे से पोलिनेशन नहीं हो सकता जितना बीज की वजह से हो सकता है। दैट इज़ द अडेप्टेशन। ओके, हियर फ्लावर्स आर लार्ज कलरफुल, एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर एबायोटिकली होगा तो वो कलरफुल और नेक्टर प्रोड्यूसिंग होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि उसको अट्रैक्ट नहीं करना है। बट जब भी एनिमल्स की बात आ रही है, एनिमल्स के साथ पोलिनेशन करने की बात आ रही है, तो एट दैट टाइम फ्लावर्स हैज़ टू बी लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर व्हेन द फ्लावर आर स्मॉल। अगर लार्ज है तो इट्स ओके, बट अगर स्मॉल है तो वो क्या करेंगे, लार्ज इनफ्लोरेसेंस बनाएंगे, और इसकी वजह से वो इजीली विजिबल रहेगा, और विजिबल होगा तो वो इजीली एनिमल्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, अट्रैक्ट करने के लिए देर आर वन मोर, एंड दैट इज़ फाउल स्मेल विच इज़ सिक्रेटेड बाय फ्लावर्स। एंड वो स्मेल्स जो है वो एक्चुअली अट्रैक्ट करती है फ्लाइज एंड बैटल्स को। ओके, नेक्स्ट, here you can see nectar and pollen grain, it is like a take and give type of condition, कि जैसे प्लांट है वो खुद का पोलिनेशन करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ एनिमल, तो एनिमल को भी बदले में कुछ चाहिए, तो वो बदले में एज अ रिवार्ड क्या देता है, नेक्टर्स एंड पोलन ग्रेन्स। देखा है, फ्लोरल रिवार्ड्स टू एनिमल हु विजिट फ्लावर्स। ओके, और वो रिवार्ड्स जो है कब मिलेगा, जब वो एंथर या स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आएगा तो बट ऑब्वियस है कि वहाँ पे पोलन ग्रेन रिलीज होगी, और पोलन ग्रेन की वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। और यहाँ पे क्योंकि एनिमल्स की बॉडी के साथ स्टिक होना है, तो यहाँ पे स्टिकी कोटेड पोलन इज़ नेसेसरी। एबायोटिक में मतलब विंड में आपने पढ़ा कि वहाँ पे लाइट वेटेड एंड नॉन स्टिकी होना चाहिए, यहाँ पे आपको स्टिकी कोटेड पोलन की ज़रूरत है। वन मोर फ्लोरल रिवार्ड इज़ ले एग्स, मतलब कि वो आपका पोलिनेशन कर रहा है, फ्लावर्स का पोलिनेशन कर रहा है, तो फ्लावर बदले में क्या करेगा कि अपने अंदर वो जो भी एनिमल होगा उसके एग्स को अपने अंदर लेस करेगा। एग्जाम्पल है द टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमोरोफोफेलस एंड द स्पीसीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका। मतलब ये जो मोथ एंड यूका है, ये दोनों के बीच में भी यही टाइप का रिलेशनशिप है कि एक का फर्टिलाइजेशन होगा तो दूसरों को उसमें एग रखने की उपलब्धि मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज़ पोलन एंड नेक्टर रोबर। रोबर मतलब कि चोर। वो क्या होता है
कि वो फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ग्रेन तो नहीं लाता है, बट बदले में वो पोलन और नेक्टर खा ही जाता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा है एनिमल्स कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट डूइंग पोलिनेशन। वो कुछ पोलिनेशन नहीं करेगा, और पोलिनेशन नहीं करेगा फिर भी उसको पोलन और नेक्टर मिल जा रहा है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं पोलन और नेक्टर रोबर। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज आउटब्रीडिंग डिवाइस। Outbreeding device, it's correlated with cross pollination. Okay, like यहाँ पे लिखा है फर्स्ट पॉइंट इज hermaphrodite flower. As I have taught you that hermaphrodite, that means bisexual, in chapter number 1 maybe, hermaphrodite animals I told you. Okay, here hermaphrodite flower, that means a bisexual flower. Bisexual, that means both pistil and stamen are in same flower. तो अगर सेम फ्लावर में है तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, और सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो इसकी वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब समझ लो कि सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं आ रहा है, और अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है तो फिटनेस, बायोलॉजिकल फिटनेस मतलब वेरिएशन आने की वजह से वो जो अडेप्टेशन होगा, और अडेप्टेशन की वजह से उनकी फिटनेस इंक्रीज होगी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो वो इंक्रीज़ होगी। तो उसकी वजह से अगर सेल्फ रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, तो सेल्फ पोलिनेशन से तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वेरिएशन नहीं आएगा तो फिटनेस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है रिड्यूस बायोलॉजिकल फिटनेस। ओके, डेवलप डिवाइस। डिवाइस दैट डजंट मीन कि कोई ह्यूमन है वो कोई डिवाइस बना रहा है और डिवाइस की वजह से कर रहा है। डिवाइस दैट मीन्स प्लांट्स जो होता है वो एक ऐसे मैकेनिज्म करता है कि जिसकी वजह से वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करेगा और सेल्फ पोलिनेशन को डिस्करेज करेगा। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अगर पोलिनेशन करना है तो उनका जो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए बिटवीन पोलन रिलीज एंड द रिसेप्टिविटी ऑफ द स्टिग्मा। ओके, अगर वो हो जाएगा, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा तो ऑटोगेमी हो जाएगी, दैट मीन्स सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो जाएगा। बट अगर वो दोनों सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं करेंगे, ठीक है ना, पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं होगा तो सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सेकंड, प्रॉक्सिमिटी। अगर प्रॉक्सिमिटी जो है वो ही अच्छे से नहीं होगी, तो प्रॉक्सिमिटी नहीं होगी तो सेल्फ पोलिनेशन भी नहीं होगा। एंड वन मोर पॉइंट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी दैट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द जेनेटिक मैकेनिज्म। जेनेटिक मैकेनिज्म मतलब अगर ट्रू पोलन है जो रियली उसी फ्लावर का पोलन है, ओके, वो आया है तो वो पोलन को जर्मिनेट होने देगा, दैट मीन्स सेल्फ कंपेटिबल है इसीलिए वो जर्मिनेट होने दे रहा है। ओके, बट अगर वो सेल्फ इनकम्पेटिबल होगा तो वो पोलन को जर्मिनेट ही नहीं करने देगा। ओके, तो हियर इज़ वन वे कि आप आउटब्रीडिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, वो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब फॉर्मेशन को इनहिबिट कर सकते हैं। वन मोर इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, ओके, ये तो सारी ऊपर की जितनी भी बात हुई वो बाईसेक्सुअल फ्लावर की है, बट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें क्या होगा कि कोई फ्लावर है उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा तो कोई और फ्लावर्स के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, तो एट दैट टाइम ऑटोगेमी होने के चांसेस रिड्यूस हो सकते हैं। और उसके एग्जांपल है कैस्टर एंड मेज। वो क्या कर सकते हैं, ऑटोगेमी प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब एक ही फ्लावर्स के फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बीच में सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, बट गेइनटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं कर सकते। वेयर एज इन पपाया दे प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एज वेल गेइनटेनोगेमी टू। Okay, so here is one more subtopic of pollination, and that is the pollen pistil interaction. Okay, what is pollen pistil interaction? Pollen, that means the male gamete, and pistil, that means the female gametes. Okay, so देयर इज़ द इंटरेक्शन। समझ लो कि जब से पोलन स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड किया है तब से लेके पोलन ट्यूब फॉर्म होना, और पोलन ट्यूब फॉर्म होने के बाद एग के अंदर, एग नहीं बोल सकते, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करना, वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, वो आपको आगे आएगा।
फर्स्ट पॉइंट, नो गारंटी ट्रांसफ़र ऑफ राइट पोलन। मैंने आपको आगे बोला था कि अगर करेक्ट पोलन होगी तो वो कंपेटिबल होगा, बट अगर रॉन्ग पोलन होगी तो दैट इज़ द इनकम्पेटिबल। ओके, तो यहाँ पे लिखा है पिस्टिल हैज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इट, इधर वो कंपेटिबल है या नहीं है, वो रिकॉग्नाइज पिस्टिल इजीली कर सकती है। इफ़ राइट पोलन इज देयर, अगर राइट पोलन होगी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगी, उसका जर्मिनेशन करेगी, और जर्मिनेशन होने के बाद पोलन ट्यूब फॉर्म होगा एंड फर्दर फर्टिलाइजेशन होगा। बट अगर रॉन्ग पोलन होगी तो वो क्या करेगी, वो उसको जर्मिनेट ही नहीं होने देगी, और जर्मिनेट हो भी गया तो उसमें से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होने देगी। ओके, तो यहाँ पे आगे लिखा है एबिलिटी ऑफ पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज पोलन। पोलन जो है उसका रिकॉग्निशन होता है पिस्टिल से, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, विच इज़ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन। आप लोगों ने सुना होगा कैमोटैक्सिस, याद है? कैमोटैक्सिस दैट मीन्स केमिकल इंटरेक्शन से आपको डायरेक्ट होता है या आपको रिकॉग्नाइज करना होता है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन का जो केमिकल कंपोनेंट है और पिस्टिल के केमिकल कंपोनेंट के बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन के बाद पता चलेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कि वो कंपेटिबल है या नहीं है। ओके, अगर कंपेटिबल पोलन है तो उसके बाद पोलन जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा के ऊपर, और पोलन ट्यूब फॉर्म करेगा फ्रॉम वन ऑफ इट्स jump pores. Okay, तो यहाँ पे you can see one pollen tube is germinated and passes through the style and enter into the embryo sac. Okay, content of pollen grain move through tube which pass through tissues of stigma and style and reach to ovary. अगर ये मेल गैमेट है तो मेल गैमेट जर्मिनेट होने के बाद उसकी ट्यूब फॉर्मेशन हो गई, ट्यूब फॉर्म हो गई, उसके बाद उसमें जो भी गैमेट्स हो गए, हमने पढ़ा था वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल्स जो हो गए वो यहाँ से रिलीज हो गए। नाउ यू नो 2 सेल रिलीज एंड 3 सेल्ड। ओके, 2 सेल्ड मतलब सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स एंड जनरेटिव सेल्स आर रिलीज्ड। बट अगर बात आई है कि 3 सेल, तो उसमें जो जनरेटिव सेल होगा उसका माइटोसिस होकर 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। ओके, तो यहाँ पे वो रिलीज होगा। यहाँ पे लिखा भी है 2 सेल कंडीशन ऑफ पोलन जनरेटिव सेल फॉर्म 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्यूब फॉर्मेशन इन स्टिग्मा। अगर यहाँ पे स्टिग्मा में ट्यूब फॉर्मेशन हो रहा है, एट दैट टाइम वो जो जनरेटिव सेल्स है वो जनरेटिव सेल का माइटोसिस होके उसमें से 2 सेल बनेंगे। ओके, बट अगर 3 सेल कंडीशन है तो उसमें पहले से ही 2 मेल गैमेट्स हो गए, मतलब ये ट्यूब फॉर्मेशन हो गए, उसके बाद उसका माइटोसिस नहीं होगा। जब से ये यहाँ पे लैंड किया है ना, तब से ही उसके पास 2 मेल गैमेट्स प्रेजेंट हो गए। Okay, now I have told you that filiforms which is present in synergid cell. Okay, micropyral end होता है, micropyral end के पास 2 synergid cell और एक egg cell होता है, आपको याद होगा आई होप। तो वो जो synergid cells है उसमें filiforms होता है, और वो filiforms जो है वो पोलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए डायरेक्ट करता है। ओके, फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा टू पोलन ट्यूब एंट्री इनटू द ओवरी इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड इट इज़ नोन एज अ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे ही बताया कि पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन कब होता है, जब पोलन स्टिग्मा पे डिपोजिट होता है, उसमें से जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब जनरेट होता है और वो ट्यूब ओवरी के अंदर एंटर होती है। तब तक की जितनी भी प्रोसेस होती है वो होती है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ओके, मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन अलाउ इनकम्पेटिबल पोलन टू जर्मिनेट टू प्रोवाइड हाइब्रिड। अगर कंपेटिबल पोलन है और कंपेटिबल पोलन का वही स्टिग्मा के साथ इंटरेक्शन हो रहा है तो वही फ्रूट मिलेगा। बट अगर इनकम्पेटिबल पोलन का वो जो स्टिग्मा है उसके साथ किया तो 2 अलग कॉम्बिनेशन, 2 अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हम लोग हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या लिखा है, मैन्युपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अगर इंटरेक्शन से मैन्युपुलेट कर दिया तो इनकम्पेटिबल पोलन है वो भी इजीली जर्मिनेट होके फिर हम लोग हाइब्रिड प्रोड्यूस
प्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, वो आपका एक्सपेरिमेंट है, आपको एक्सपेरिमेंट करने में आएगा। तो उसमें क्या करना होता है कि एक स्लाइड लेना होता है, स्लाइड के ऊपर 10% शुगर सॉल्यूशन डालना होता है, और वो शुगर सॉल्यूशन के ऊपर आपको जो पोलन डस्ट होती है ना, वो सिर्फ ऊपर से स्प्रेड करनी होती है। ओके, डस्ट करनी होती है। डस्ट करने के बाद अगर उसको आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के बाद, तो उसमें से आपको कहीं पोलन ग्रेन्स दिखेंगे, कहीं जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन्स, मतलब कि उसमें से पोलन ट्यूब जनरेट हुई दिखेगी। ओके, तो दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट दैट वी कैन परफॉर्म। ओके, next is crossing different species and other genera to obtain desired characteristics of plant। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मैनिपुलेशन करेंगे तो हम हाइब्रिड प्रोड्यूस कर सकते हैं, वैसे ही अगर डिफरेंट स्पीसीज़ और जेनेरा के बीच में क्रॉसिंग करेंगे तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा आपको एग्जांपल लेती हूँ जर्सी काउ। ओके, जर्सी काउ इज़ द हाइब्रिड। तो वो हाइब्रिड हमें कैसे मिली कि दो जो काउ है, एक इंडियन और एक अमेरिकन काउ है, उनके बीच में हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाया, और जो भी डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मिक्स करके हमने जर्सी काउ बनाया है। सेम कंडीशन हम प्लांट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसकी वजह से जो क्रॉप बनेगा वो इम्प्रूव्ड होगा। इम्प्रूव्ड कैसे होगा? क्योंकि वो हमें जो डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वो डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें वो क्रॉप में मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे लिखा है डिज़ायर्ड पोलन हैज़ यूज फॉर पोलिनेशन। जैसे कि अगर मुझे ऐसा रोज़ ग्रो करना है जो अच्छे पेटल्स वाला है, ओके, तो मैं क्या करूँगी, एक रोज़ लूँगी और एक रोज़ के साथ कोई ऐसे फ्लावर्स का हाइब्रिडाइजेशन करवाऊँगी जो बहुत अट्रैक्टिव होगा। तो उसकी जो डिज़ायर्ड पोलन है उसका मैं डिज़ायर्ड जो पोलन है उसको मैं जो नॉर्मल रोज़ है उसके स्टिग्मा के ऊपर मिक्स करूँगी, और उसके बीच में जो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा, और उसके एज फाइनल रिजल्ट वी कैन गेट सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ओके, अभी ये जो लास्ट थ्री लाइन्स है ना, वो भी आपका एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको आएगा। इसमें 3 है, इमस्क्यूलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग। यहाँ पे आपको टैगिंग नहीं दिया है, बट आपके जो प्रैक्टिकल है उसमें टैगिंग भी होगा। ओके, तो अगर बायसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो बायसेक्सुअल फ्लावर में स्टेमन भी होगा और पिस्टिल भी होगा। तो इमस्क्यूलेशन क्या होता है, हमें ये प्रोसेस क्यों करना है? क्योंकि हमें सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना है। तो सेल्फ पोलिनेशन को प्रिवेंट करना है और बायसेक्सुअल फ्लावर है तो इट इज़ नेसेसरी कि दोनों में से कोई एक जो ऑर्गन है उसको हम निकाल दें। तो बायसेक्सुअल फ्लावर में मेनली हम रिलीज़ कर देते हैं एंथर को। एंथर मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है ना उसको निकाल देते हैं, और वो जो निकालने की प्रोसेस है ना उसको हम बोलते हैं इमस्क्यूलेशन। वो निकालने के बाद हम वो जो फ्लावर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ओके, वो जो फ्लावर है उसको हम बोलते हैं इमस्क्यूलेटेड फ्लावर्स। वो इमस्क्यूलेटेड फ्लावर को एक प्रॉपर साइज़ की बैग होती है उससे हम कवर कर लेंगे। ओके, वो कवर करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोई और पोलन है जो हमें नहीं पता कौन से पोलन है, वो पोलन का पोलिनेशन मतलब एबायोटिकली और बायोटिकली उससे कंटामिनेटेड होके पोलिनेशन हो जाए, तो इसीलिए हम लोग उसको बैगिंग करते हैं। ओके, और वो बैगिंग करने से क्या होगा कि हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे कि कोई भी कंटामिनेशन नहीं हो रहा है, और हमें जो डिज़ायर पोलन चाहिए उससे ही हम सिर्फ उसका फर्टिलाइजेशन करेंगे। ओके, नाउ वंस वो जो इमस्क्यूलेटेड फ्लावर है, इमस्क्यूलेटेड फ्लावर के स्टिग्मा में जब भी रिसेप्टिविटी की कैपेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो स्टिग्मा है उसके ऊपर हम लोग जो डिज़ायर्ड पोलन है वो डिज़ायर्ड पोलन से उसके ऊपर डस्टिंग करेंगे, और डस्टिंग करने के बाद फिर से रिपैक कर लेंगे, और रिपैक करने के बाद वो जो प्लांट है उसको हमें टैग करना होता है कि मेल पेरेंट कौन सा है, फीमेल पेरेंट कौन सा है, कौन सी डेट को किया, तो वो होता है टैगिंग। वो रिबैक करके उसको टैग करना होता है, और उसके जो फ्रूट होते हैं उसको डेवलप होना होता है, और वो जो फ्रूट मिलते हैं वो चांसेस है कि वो हमें एक हाइब्रिड फ्रूट मिले या फिर हाइब्रिडाइजेशन होके कुछ नई सी प्रोडक्ट मिले। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें तो उसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या तो फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। तो इसमें हमें इमस्क्यूलेशन मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निकालने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली उसको हमें बैग करना होता है जब वो बर्ड फॉर्म में होता है।
ओके। बर्ड फॉर्म में होता है, एट दैट टाइम हमें बैक करना होता है, और बैक्ड करने के बाद एक बार जब फ्लावर ओपन हो जाए और वो रिसेप्टिव हो जाए, कौन, स्टिग्मा, एक बार फ्लावर ओपन होके उसका जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव हो जाए तो उसमें डिज़ायर्ड पोलन से पोलिनेशन करवाना है, और फिर से रिबैक करने तक उसका हमें वेट करना है कि वो जो फ्रूट है वो कैसा डेवलप्ड हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोलिनेशन इन विच वी आर learning about what is pollination. There are three types of pollination. Then after agent of pollination, in which biotic and abiotic pollination. Then outbreeding device. Okay, then after we are talking about the pistil and pollen interaction, and this is the end. Okay, so I hope you like my video, and the next lecture I will release soon. Thank you.